आइए शुरुआत करते हैं साथियों। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए गए हैं। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, यहाँ से सवाल जो है बनते हैं पेपर में और सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हर एक सवाल का आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। साथियों याद रखिएगा, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। एक सवाल और पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे सर मुंबई में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, एक सवाल और बन सकता है 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि वर्तमान में यानी 2025 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? आप कहोगे सर संजय मल्होत्रा। कौन भाई? संजय मल्होत्रा हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बताएं। सभी का आंसर यहाँ पर इस सवाल के लिए आना चाहिए, बताएं। आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलो भाई, 1947 में, 1956 में, 1969 में, 1980 में, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? याद रखें साथियों 1969 में। ध्यान रखिएगा 1969 में जो है पहली बार 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? बताएं। लोकसभा सचिवालय जो है सीधे किसके नियंत्रण में आता है? सभी लोग प्रयास करिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, यहाँ पर सी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, लोकसभा सचिवालय जो है लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करता है। आपका सी ऑप्शन जो दिया है साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताएं। बांसुरी, तबला, वायलिन, इनमें से कोई नहीं। सभी साथियों का इस सवाल के लिए आंसर आना चाहिए, बताएं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, बताएं। चलिए भैया, अच्छा, जो भी साथी यहाँ पर ए ऑप्शन पर गए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों एक बांसुरी वादक थे। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए प्रयास करिएगा, आपका सटीक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, यह मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है और चोल शासक राज चोल द्वारा जो है बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा, एक चोल राजा थे, राज जिनका नाम था, इनके द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजावुर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, सवाल नंबर 6। चलिए, सवाल नंबर 6 का आंसर देने का प्रयास करें। पर्यावरण में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? बताएं। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें। पर्यावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल जो है कहाँ बना था? बताएं। चलिए, यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए मॉन्ट्रियल पर, उनका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों याद रखें कब? 1987 में। ध्यान रखिएगा 1987 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर नियंत्रण किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग धैर्यपूर्वक भाई सेशन को लाइक कर दें। ठीक है, जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हो एक बार लाइक कर दो आप लोग। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़ें शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। निश्चित रूप से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। बहुत दिनों से जो है तैयारी करवाई जा रही है, आप सभी को पता है, वो भी बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा करी गई? बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास करें, रक्त समूह की खोज जो है किसके द्वारा करी गई?
यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। चलिए सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा जो है 1901 में, कब, 1901 में रक्त समूह की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, बताएं। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए मैग्नेटिक मेरिडियन जो है क्या है? चलिए, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समानांतर अक्षांश, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को जोड़ने वाली रेखा, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। चलिए प्रयास करें, आपका यहाँ पर राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 9 देखिएगा, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? एम्यूलेटर, सिमुलेटर, डेब्यूलेटर, पीसीबी, बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें जो है क्या कहते हैं? जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एमुलेटर जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक सिस्टम का कार्य दूसरे सिस्टम पर करता है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें, लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताएं। लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ पर सभी लोगों का आंसर आना चाहिए सवाल के लिए, बताएं। लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताएं। ऑक्सीकरण, अपचयन, विद्युत अपघटन, प्रभाजी आसवन। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपचयन। ये रहा आपका अगला सवाल, वर्षा वन में जो है किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं, बताएं। क्राउन, छत्र, अंडर स्टोरी, वनतल, बताएं। यहाँ पर आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहा जाता है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, अंडर स्टोरी वह परत है जो ऊंचे वृक्षों के नीचे होती है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में, टेनिस में, हॉकी में, गोल्फ में। चलो भाई बताओ, और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, बार बार न कहना पड़े, आप सभी को पता है। चलिए भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, और यहाँ पर जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग जुड़ सकते हो अगर चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो। और यदि आपको नहीं सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो ना करें, कोई बात नहीं। अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर करें। चलिए यहाँ पर देखिएगा, रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी और गोल्फ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रयास कर सकते हो। यहाँ पर जो भी साथी कह रहे हैं भाई हॉकी, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उनका, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ें, और यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से जो है भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है, बताएं। चलिए निम्नलिखित में से जो है भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है कौन सा है? प्रयास करिए, आपका यहाँ पर सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ सब लोग। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो ए ऑप्शन दिया है मुंबई, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुंबई पोर्ट जो है भारत का सबसे प्रमुख और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। आपका सर यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है राइट है। अगला सवाल देख लो, भारत में संविधान की उद्देशिका में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बताइएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? प्रयास करें यहाँ पर आंसर देने के लिए। चलिएगा बताएं भाई,
यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा और ये शब्द दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला सवाल, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया, बताएं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया, प्रयास करिएगा। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह और सुखदेव। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। सभी साथी यहाँ पर प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। बताएं इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बता सकते हो, आंसर कर सकते हो। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया। आपका सी ऑप्शन राइट। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, बताएं। चलिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पर स्थित है, बताएं। कैरिबियन द्वीप समूह में, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। यहाँ पर सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करिएगा। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पर स्थित है, आप कहोगे सर ऑस्ट्रेलिया में। साथियों यह जो है दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें आपकी स्क्रीन पर है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, बताएं। सवाल पूछा गया है पेपर में, सभी लोग प्रयास करिएगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए 21 जून, 25 जून, 27 अगस्त और आपका दिया है 5 अप्रैल को। साथियों प्रतिवर्ष जो है 21 जून को जो है विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखें 1982 में जो है 1982 से जो है यह दिवस फ्रांस में शुरू हुआ था और अब जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा। विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाते हैं। अगला सवाल देखो, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी बाएं हाथ का नियम जो है किससे संबंधित है, बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताओ। धारा पर विद्युत क्षेत्र, चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक पर विद्युत क्षेत्र, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। आंसर देने का प्रयास करें आप सभी प्यारे साथी। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है, बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। आपका साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखें आपके स्क्रीन पर जो है लग चुका है। एक सेकंड भाई, हाँ एक सेकंड, हाँ चलिएगा। यहाँ पर आपके सामने अगला सवाल है, एक घोल जो है किसका कोलाइडी विलयन होता है, बताएं। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें, एक घोल जो है किसका कोलाइडी विलयन होता है, बताएं। चलिए भाई, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, ठोस में गैस, ठोस में ठोस यहां पर दिया है। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव में द्रव, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कोलाइड में दोस्तों एक पदार्थ सूक्ष्म रूप में जो है दूसरे में फैला होता है। आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जैसे द्रव में द्रव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। अगला सवाल देखो आपके स्क्रीन पर है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित आर्टिकल कौन सा है, बताओ। चलो भाई प्रयास करो, 25, 21 और आपका दिया है 22 और यहाँ पर दिया है आपका 23। चलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित आर्टिकल कौन सा है। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आर्टिकल 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार का प्रावधान किया गया है। आपका दोस्तों यहाँ पर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताएं। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आप सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताओ। चलिए संघाई में, नई दिल्ली में, ब्राजीलिया में, मॉस्को में। चलिए
ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? याद रखें साथियों, ये आपका संघाई में स्थित है। ठीक है, एनडीबी का मुख्यालय, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है? 2015 में जो है इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय जो है चीन की संघाई में है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इराकी शहर ट्रिगिस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताएं, ट्रिगिस नदी के किनारे कौन सा इराकी शहर बसा हुआ है? बगदाद, मौसूल, किरकुक और यहाँ पर दिया है आपका बसरा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और सभी का आंसर यहाँ पर इस सवाल के लिए आना चाहिए। बताएं, राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो है दोस्तों आपका बगदाद। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल देख लो, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? सभी लोग आंसर अपना अपना छापो भाई। चलो, मानव विकास सूचकांक जो है कौन तैयार करता है? चलिए भाई प्रयास करिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बताओ। चलिए, फुटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, स्क्वैश। चलिए प्रयास करिएगा, उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है? यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। बताएं, उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, स्क्वैश। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। बताएं, यहां पर साथियों आपका जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उबेर कप का संबंध जो है बैडमिंटन से है। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च और आपका दिया है शर्करा। बताएं, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? चलिए भाई छापते चलो आप लोग आंसर फटाफट स्पीड के साथ थोड़ा सा। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? सेल्यूलोज के रूप में। ए ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल, मौलिक अधिकार संबंधी अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण करी गई है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और आपका दिया आयरलैंड। बताओ। चलिए, सभी को पता होगा भाई, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है और कई बार हमने इसको क्लास में करवाया है। बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार की, तो वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार संबंधी अवधारणा जो है अमेरिका से ली गई है और मौलिक कर्तव्य संबंधी अवधारणा जो है रूस के संविधान से ली गई है। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे मौलिक अधिकार पूछे आप कहोगे सर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य तब आप कहोगे सर रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। अगला सवाल देख लो, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सभी को पता होगा, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन। चलो छाप दो सभी लोग आंसर भाई। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त बताएं। चलिए, आप सभी दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पर जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 78.07%। 78.07% जो है यहाँ पर जो है वायुमंडल में इसकी मात्रा पाई जाती है। और आप सभी जानते हैं 21% जो है ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है और 0.03% जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक है, अगला सवाल देखो, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? बताओ। चलिए भाई प्रयास करें, सभी लोग आंसर करें इस सवाल के लिए। चलिए भाई बताएं, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? यहाँ पर जो भी साथी कह रहे हैं दादा भाई नौरोजी, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उनका। बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदल दी थी? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करो भाई। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताओ। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? दिल्ली से देवगिरी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, किस राजवंश के शासनकाल में जो है चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? बताओ।
जो चीन की दीवार है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बताएं। सभी लोग प्रयास करिए, आपका सटीक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, चीन राजवंश के शासनकाल में जो है चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। आपका यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? बताएं। सभी को पता होगा भाई, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई प्रयास करिएगा, राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? आप सभी जानते हैं साथियों 1942 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखो, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बताओ। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए बताएं भाई। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह जो है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल देखो, 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? बताओ, आंसर देने का प्रयास करो आप लोग। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? चलिए भाई प्रयास करें। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ये ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस समिति ने जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? बताइए। बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, राधा कृष्णन समिति, तारापुर समिति। चलिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? याद रखें यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। बी ऑप्शन राइट होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, अलीवर्दीन खान के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना? बताइए। अलीवर्दी खान के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना था? चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर छाप दो भाई, थोड़ा सा स्पीड के साथ चलो। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलीवर्दी खान के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। बी ऑप्शन साथियों आपका राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ। भारत के तोते के रूप में जो है किसे जाना जाता है? सवाल पूछा गया साथियों पेपर में। तानसेन, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो को जो है भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। बताइए। राइट आंसर यहाँ पर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें, सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा? बताएं। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है? चलिए भाई, वो है दोस्तों आपका कौन सा क्षेत्र? वो हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र, यानी आपका सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर थर्ड दिया है बिल्कुल राइट। आइए भाई अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपके सामने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय अथवा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? बताइए, महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय अथवा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो वो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लीजिए, आंसर करिए इस सवाल के लिए आप लोग भाई। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? बताओ। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और यहां पर दिया आपका मध्य प्रदेश। चलिए, प्रयास करें आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा बिहार में। ए ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1917 में जो है महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में जो है नील किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है भाई। अगला सवाल देखो आपके सामने,
यहाँ पर है सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहा जाता है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें भाई, राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है भाई सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करें। बार बार बोलना पड़ता है, आप लोग भी सोचते हो कि सर कितनी बार बोलते हैं, भाई क्या कर सकते हैं, बिना कहे कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग लाइक नहीं करते हो सेशन को, ठीक है। तो लाइक की संख्या बढ़ा दो, इसमें आप सभी को पता है कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं, बताएं। आप कहोगे सर कक्षा, ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथियों आप डिसलाइक भी कर सकते हो, अगर आपको जो है चीज़ें बेहतर नहीं लग रही है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन दिया गया है, आप लोग स्वतंत्र हैं। मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है, बताएं। चलिए, मानव आंख के जो है किस भाग पर छवि बनती है, रेटिना, कॉर्निया, आंख की नस, और आप यहाँ पर दिया आपकी पुतली, आंख की पुतली, यहाँ पर आंख कर लीजिएगा, आंख की पुतली, बताएं। चलिए, सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना, ठीक है। मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है, तो वो है आपका रेटिना। अगला सवाल देखो, किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं, बताएं। चलिए भाई, किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं, चलिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। यहां पर साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समतल दर्पण, ठीक है। अगला सवाल, किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। गिलास में आप पानी भरेंगे, उसमें एक नींबू डालेंगे और आप देखेंगे कि नींबू का आकार जो है बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसका कारण क्या है, आप लोग आंसर कर सकते हो। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सभी को पता होगा, यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। और ये रहा आपका अगला सवाल, MP3 प्रारूप क्या है, बताएं। MP3 प्रारूप क्या है, प्रयास करिएगा। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। MP3 प्रारूप क्या है, बताएं। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, ये दोस्तों एक आपका ऑडियो प्रारूप है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल देखो, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, बताएं। बिना बुझा हुआ चीना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, CaO बोलते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताएं। कागज का जलन किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताएं। कागज का जलना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक है, भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रिया दोनों है, इनमें से कोई नहीं। चलो भाई आंसर करो, चलिए भाई बताएं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कागज का जलन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये रहा आपका अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, चलो बताओ। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, 1920, 22, 23 और 24। 4 आंसर आपके सामने दे दिए गए हैं, सभी साथी प्रयास कर सकते हो। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1920 में। कब, इन 1920 में, ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, बताएं। द्विफोकसी लेंस का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया, चलिए प्रयास करें। अब यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताएं, महत्वपूर्ण है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान, और यहाँ पर साहित्य दिया है, संगीत के क्षेत्र में। आपका साथियों यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में जो है ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये रहा आपका अगला सवाल, आप सभी को पता होगा, इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा। सवाल नंबर दोस्तों यहाँ पर 50 दिया है और आप सभी को पता है लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देना होता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, 5 जून को, 10 जून को, 15 जून को, और यहाँ पर आपका दिया है 20 जून को।
जरूर आप लोग आंसर करिएगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और मुझे पता है कि सब लोग आंसर करोगे, ठीक है, लेकिन ज़रूर करना आंसर, ठीक है। चलो भाई, ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं। और साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे क्लास होती है, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, जरूर इस क्लास को अटेंड करें। और सुबह 11:30 बजे जो है आर्ट ग्रुप के लिए क्लास हुई थी, जिसमें हम लोग 50 प्रश्नों को डिस्कस किए हैं। आप लोग उस क्लास को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास में। और इसी तरीके से आप लोग बने रहें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक की संख्या एक बार सभी लोग बढ़ा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे तो इसी आधार पर जो है सवाल पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। इस क्लास में पूरे 60 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है और अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने सवालों को आपने बिल्कुल राइट करने का प्रयास किया है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और आपके सामने पहला सवाल है, ब्रजभाषा जो है किसके अंतर्गत आती है? बताएं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिए भाई, जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रजभाषा जो है ये आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। साथियों, बात करें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? ध्यान रखें, अवधी हो गया आपका, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ये सभी आपकी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और बात करें दोस्तों बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपका हो गया मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, ये आपका जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर दूसरा, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताएं। उद्घोष, एकता, तात्कालिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा? एक बार सभी लोग बता दो। चलिए, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सभी का आंसर आना चाहिए सवाल नंबर सेकंड का, बताएं। चलिए भाई, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उद्घोष जो है दोस्तों गलत लिखा गया। अच्छा, सही इसका क्या होगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर दोस्तों आप हलंत लगा दोगे द में, तब ये आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्न प्रश्न में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। बताएं, इसमें जो है आपका अशुद्ध शब्द कौन सा है? चलिए सभी लोग एक बार आंसर देने का प्रयास करें। चलिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल आप लोग भूलिएगा नहीं। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे भावुकता, सूची, साहित्यिक और उज्ज्वल दिया है। यहाँ पर साहित्यिक आपका सही लिखा गया है। बात करें सूची की, ये भी शब्द आपका सही है। भावुकता भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया है, लेकिन उज्ज्वल जो है ये आपका गलत लिखा गया है। अच्छा, इसका सही क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, उज्ज्वल आपका दोस्तों ये बिल्कुल आपका राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न प्रश्न में से अशुद्ध को पहचानिए। बताएं। अंतरात्मा दिया है, कार्यक्रम, उपलक्ष्य, आवश्यकता। इसमें जो है आपका कौन सा विकल्प सही है, यानी अशुद्ध शब्द इसमें से आपका कौन सा है? छांटिए फटाफट। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या बढ़ा दें। इसमें आपका कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। हमारा मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं और इतने दिन से आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड भी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों बात करें अशुद्ध शब्द की, आपका होगा सर यहाँ पर उपलक्ष्य सही लिखा गया है, कार्यक्रम भी आपका सही लिखा गया है, आवश्यकता भी आपका बिल्कुल सटीक और सही लिखा गया है। बात करें अंतरात्मा की, ये आपका गलत लिखा गया है। इसका शुद्ध क्या होगा दोस्तों? अगर र पे आप आ की मात्रा लगा देते हो तब ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ए ऑप्शन वाले साथी राइट है। अगला सवाल, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? बताइए, सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन इसमें से आपका कौन सा है? बताएं।
चलिए सभी लोग प्रयास करें, बताइए भाई। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर बात करें अंतस्थ व्यंजन की तो आपके अंतस्थ व्यंजन य हो गया, र हो गया, ल हो गया और हो गया आपका व। ये आपके दोस्तों अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, य व जो है आपका अंतस्थ व्यंजन होगा। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, व व्यंजन आपका कैसा है बताएं। ऊष्म है, महाप्राण है, अंतस्थ है, अघोष है। चलो सभी लोग आंसर छापो फटाफट भाई। चलिएगा, वह व्यंजन जो है आपका कैसा है, किसके अंतर्गत आएगा बताएं। अभी हमने दोस्तों आपको बताया य, र, ल, व, ये सभी आपके जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आप कहोगे सर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वह जो है दोस्तों आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल देखें, देहात शब्द का विशेषण रूप क्या हो जाएगा। आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करो। चलिए, देहात शब्द का यहाँ पर आपसे विशेषण पूछता है, सभी लोग प्रयास करिएगा, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं। देहाती दिया है, देहात, देहाती, देहात। चलिए बताएं। आप कहोगे सर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, देहाती जो है ये आपका क्या है, विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला सवाल देखो, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा बताओ। छोटा का भाववाचक यहां पर क्या हो जाएगा, भाववाचक। फटाफट बताएं, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। छोटा का हो जाएगा छुटपन होगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है छुटपन हो जाएगा, छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, अच्छाई का विशेषण रूप क्या हो जाएगा बताओ। चलिए, इच्छा है, अच्छाईपन है, बुरा है, अच्छा है। सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ। अच्छाई का विशेषण रूप क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर छापेंगे। चलिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग आंसर देते हुए बहुत सही तरीके से चल रहे होंगे। बताएं, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छाई का विशेषण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा हो जाएगा। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, और बात करें दोस्तों अच्छाई की, तो अच्छाई क्या है, आप कहोगे सर ये तो आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द जो है क्या है बताएं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। बताएं, सभी लोग प्रयास करें, यहां पर सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 10 का। बताएं, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द जो है क्या है। चलिए, यहां पर सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। बताएं भाई। चलिए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। संकेतवाचक यानी संकेत यहां पर दिया जा रहा है कि उस ग्रंथ में जो है 500 पृष्ठ हैं। आप कहोगे सर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल देख लो, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द जो दिया है साथियों, ये आपका क्या है बताओ। क्रिया है, क्रिया विशेषण, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। साथियों अंत तक पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, तभी दोस्तों आप लोग खुद को भी जान पाएंगे, परख पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। चलिए, श्याम धीरे धीरे यहाँ पर चलता है और बताइएगा धीरे धीरे शब्द जो है आपका क्या है। ये दोस्तों आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलना क्रिया है दोस्तों। और कैसे चल रहा है श्याम, धीरे धीरे चल रहा है, यानी चलना क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। आप कहोगे सर धीरे धीरे जो है ये आपका क्रिया विशेषण है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है बताएं। ये वाक्य दिया है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। ये दोस्तों आपका एक वाक्य है, इसमें विशेषण कितने हैं ये आपको बताना है। चलिए प्रयास करें सभी साथी आंसर देने के लिए सवाल का। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। यहां पर दोस्तों आपका विशेषण आपका कौन कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अंतिम हो गया, सर्वोच्च हो गया और ध्येय हो गया। अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, ये दोस्तों आपको आपके जो है तीनों जो है विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देख लो,
कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर नहीं है दिया है। नहीं के चक्कर में कितने सारे लोग पेपर में गलतियां करते हैं, इसलिए भाई प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, बताएं। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए, यहां पर साथियों देखेंगे शुभंकर क्या है। शुभंकर जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ध्यान रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो है विशेषण नहीं बनाए जाते। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल, कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, बताएं। प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। प्रयास करें सभी लोग सटीक आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए भाई, फेनिल, धूमिल, लौकिक, प्राथमिक। चलिए, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, धूमिल। बी ऑप्शन वाले साथी राइट। अगला सवाल, किस वाक्य में जो है अपादान कारक है, बताइए। अपादान कारक जो है इसमें से आपका कौन सा है, सभी लोग प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों, आंसर देने का प्रयास करें। इसमें जो है आपका अपादान कारक किस में है, बताइए। अपादान कारक का दोस्तों चिन्ह क्या होता है, से, और जिसमें अलग होने का भाव प्रकट हो, ठीक है, जिसमें अलगाव की स्थिति हो, वहां पर जो है आपका क्या होता है, अपादान कारक होता है। बताएं, यहां पर आपको लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें एग्जाम्पल को और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, यहां पर साथियों देखोगे, यदि आप, राम ने रावण को तीर से मारा, कर्ता ने कर्म को करण से, यहां पर करण कारक हो जाएगा। मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये भी आपका करण हो जाएगा, क्योंकि करण का कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें दोस्तों आपका अपादान हो जाएगा, और चाकू से फल काटो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, बताओ। छाप दो सभी लोग आंसर फटाफट, और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, इतनी भीषण गर्मी में आपके लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को भाई जरूर से जरूर लाइक करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। इतना सहयोग जो है आप लोग कर दीजिएगा बस, ठीक है। और यहाँ पर कोई फीस कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में आपको चीजें प्रोवाइड करी जा रही हैं, आप सभी को पता है इतने दिनों से। चलिए भाई, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तपस्विनी होगा इसका स्त्रीलिंग, और तपस्विनी का अर्थ क्या हो जाएगा, तपस्या करने वाली स्त्री। बी ऑप्शन आपका राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। यहां पर तद्भव शब्द का चयन कीजिए, बताएं। इसमें जो है आपका तद्भव शब्द कौन सा है, बताओ, फटाफट आंसर करो आप लोग। चलिएगा, चूड़, चैत्य, और यहां पर दिया आपका चंद्र दिया है, और चंचु दिया है। सभी लोग प्रयास करें, यहां पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। साथियों यहां पर बात करें तद्भव शब्द की, आप कहोगे सर यहां पर चैत्य जो होता है, ध्यान रखिएगा, चैत्य जो होता है ये आपका तद्भव शब्द होता है, और इसका दोस्तों तत्सम क्या होगा, ध्यान रखिएगा, चैत्र होता है। क्या, चैत्र होता है इसका तत्सम, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों राइट है। अगला सवाल देख लो, उन्मना शब्द का तद्भव रूप क्या है, बताओ। चलिए, उन्मना शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, आप सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बताएं। चलो भाई, जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल होशियार हैं भाई, बहुत तेज हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, अनमना हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देख लो, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, बताओ। चलिए, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रयास करिएगा, बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, सभी दोस्त बताएं। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें, आपका यहां पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, आप कहोगे सर आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित पद में से जो है कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, बताओ। चलिए प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, सभी लोग बताएं। चलिए भाई, वया प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द आपका यहां पर बना है,
चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और यहाँ पर 3 ही ऑप्शन साथियों दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में लेकिन ऐसा नहीं आता भाई, 4 ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे सर इसमें 3 ही ऑप्शन है, क्या एग्जाम में भी 3 ऑप्शन आएगा? बहुत सारे स्टूडेंट भाई ऐसे पूछते हैं। भाई देखिएगा 4 ऑप्शन आता है आपका, यहाँ पर बी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। खवैया में जो है आपका वैया क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। अगला सवाल देख लो, ये आपके सामने व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, बताएं। चलिए, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताएं। उच्चारणम रामस्टीकते गंगा उद्गम सतचित यहां पर दिया है, बताएं। चलिए प्रयास करें। जो भी साथी आपका यहां पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं भाई वो बिल्कुल राइट है, ठीक है भाई, ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। इसमें दोस्तों कौन सी संधि आपको होगी? सर गुण संधि है, ठीक है। अगला सवाल, संख्या यहां पर दिया संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या है, बताओ। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा और इसमें संधि कौन सी है ये भी आपको बताना है इस सवाल के लिए, बताओ भाई। फटाफट आंसर देते चले हो आप लोग भाई। चलिए, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए प्रयास करें। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? सखी प्लस आगमन हो जाएगा। आपका यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर संधि की, आप कहोगे सर इसमें यण संधि हो जाएगा, ठीक है, यण संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिए। अगला सवाल, नवोड़ा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताओ। इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? सभी लोग प्रयास करें भाई। चलिए बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, ए दोस्तों आपका गलत होगा, ठीक है, बड़ा वो नहीं होगा, ठीक है। 9 प्लस उड़ा और यहाँ पर 9 प्लस उड़ा, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, यदि अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयाद स्वर संधि, बताएं। चलो भाई सभी लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करो इस सवाल के लिए, सबका आंसर आना चाहिए, बताएं। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, बताओ। आप कहोगे सर गुण स्वर संधि, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है दोस्तों ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, 27 से 29 तक आपको यहाँ पर बताना है, आपको आंसर करना है। निम्नलिखित प्रत्यय शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। यहां पर लंबोदर में कौन सा समास है, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। लंबोदर में जो है कौन सा समास है, बताओ। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। चलिए, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। सी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, नवग्रह, यहां पर बताइएगा कौन सा समास है। नवग्रह शब्द में कौन सा समास है, बताओ। द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व और कर्मधारय, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए इस सवाल के लिए, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस सवाल के लिए, बताओ भाई। चलो फटाफट आंसर करो इस सवाल के लिए भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ। नवग्रह में जो है आपका यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? नवग्रहों का समाहार, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए, आप कहोगे सर पहला पद संख्यावाची है, द्विगु समास हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक सा सवाल। अगला सवाल ये रहा, देशांतर में बताओ कौन सा समास है, बताओ। देशांतर में कौन सा समास है? यहाँ पर सभी लोग प्रयास करें भाई। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, आंसर छाप दो सभी लोग। देशांतर में कौन सा समास है, बताएं। चलिए, चलो भाई, आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों आप कह सकते हो समास विग्रह कर सकते हो, क्या हो जाएगा, एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करना, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन तत्पुरुष। अगला सवाल, यहाँ पर निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 30 से 32 तक शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
चलो भाई आओ बताओ इसमें शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है, छांटो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और आंसर देने का प्रयास करो। चलिए इसमें जो है आपको क्या करना है दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए यहां पर आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, राजीव निरपराधी, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। बताएं इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं कौन सा विकल्प, कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है। चलिए अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इसमें प्रज्वलित दोस्तों कैसे होता है, ये आपका सही होगा। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है, और अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए ये भी आपका गलत है, राजीव निरपराधी ये भी गलत है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था ये आपका राइट। अगला सवाल देखें, यहाँ पर बताइए आप लोग कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, बताएं। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजे गन्ने की रस यहाँ बिकता है। बताओ, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, आप लोग बताइए यहाँ पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर आप देखोगे व्याकरण और पदक्रम की दृष्टि से तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 32 है, इसका आंसर करें कौन सा वाक्य बिल्कुल सही लिखा गया है, प्रयास करिएगा। चलिए बताएं भाई। यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, जब तक मैं नहीं आऊं इस समय तक पढ़ते रहना, ये गलत है। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, इसको छोड़ते हैं। जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, ये भी गलत है। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, यहां पर बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। चलिएगा यहां पर देखिएगा दोस्तों, आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका सही लग रहा है। क्यों भाई, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। ठीक है, यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इस सवाल का। अगला सवाल, संकेतवाचक वाक्य में यहां पर बताइए संकेतवाचक वाक्य इनमें से कौन सा है, बताएं। चलिए प्रयास करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा। संकेतवाचक वाक्य इसमें से कौन सा होगा। यदि सुकेत आया तो जुबिन दिल्ली जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये आपका संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। अगला सवाल, द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है, बताओ। द्विज शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर छाप दो। चलिए साथियों, द्विज का अर्थ होता है चंद्रमा भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, दांत और पक्षी ये सभी होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो, सुगम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, बताओ। सुगम का विलोम क्या हो जाएगा, छाप दो सभी लोग आंसर भाई। चलिए भाई, सुगम का विलोम क्या हो जाएगा बताओ। जो भी साथी बोल रहे हैं दुर्गम होगा वो बिल्कुल राइट है, होशियार है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो, खंडन का विलोम शब्द क्या है, बताओ। सभी लोग आंसर करो, खंडन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रयास करें। चलिएगा भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। जो भी साथी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य आप लोग प्रेस कर लेना। ठीक है भाई, चलो खंडन का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समर्थन होगा। क्यों भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपकी बातों का खंडन करता हूं, कहा नहीं जाता ऐसे, तो आप कहोगे सर इसका जो विलोम होगा समर्थन होगा, ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल, जिसका विभाजन न किया जा सके, एक शब्द उसके लिए क्या होगा, बताओ। जिसका विभाजन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताओ। सभी लोग प्रयास करें, उसमें हमें लगता है पूरा भरोसा है कि आप लोग गलतियां करोगे, क्योंकि गलती इस क्वेश्चन में करी गई है। चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है,
जिसका विभाजन न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अविभाज्य बोलते हैं। और अविभाज्य यहाँ पर गलत लिखा गया है दोस्तों, अविभाज्य आपका इस तरीके से होता है, ठीक है, ध्यान रखें, अविभाज्य होगा। तो आपका यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत। अगला सवाल देख लो, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताओ, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए, जहां पहुंचना कठिन हो। यहां पर जो साथी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वो बिल्कुल राइट है, दुर्गम हो जाएगा, ए ऑप्शन सटीक। अगला सवाल, सिर आंखों पर बैठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बताओ भाई, आंसर देने का प्रयास करें, बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास करें। चलिए, सिर आंखों पर बैठाना, इसका दोस्तों क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत सम्मान देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ है कहीं ठिकाना ना होना? बताओ, कहीं ठिकाना ना होना, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, न सावन हरा न भादो सूखा, दोनों नावों पर पैर रखना, उक्त में से कोई नहीं। बताओ, चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, फटाफट आंसर करो भाई इस सवाल के लिए। चलिए भाई, राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा? बताओ, चलिए प्रयास करिएगा, राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कहीं ठिकाना ना होना दोस्तों, इसका क्या अर्थ होता है? किसी भी जगह शरण ना मिलना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन आपका राइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, जमीन पर पैर न पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जमीन पर पैर न पड़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बताएं, सभी लोग प्रयास करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, अधिक घमंड करना, अस्वस्थ हो जाना, लापता होना, मौज उड़ाना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जमीन पर पैर ना पड़ना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, अधिक घमंड करना। अगला सवाल जवाब दें, टस से मस ना होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताओ, टस से मस ना होना। चलिए, जरा भी न हिलना, चापलूसी करना, क्रोध में पागल हो जाना, कठिनाई में पड़ना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जरा भी न हिलना। क्यों भाई, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसका हो सकता है कुछ असर न पड़ना, ठीक है, टस से मस न होना यानी कुछ असर न पड़ना। या आप लोग यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो जरा भी न हिलना, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला सवाल, आसमान से बातें करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बताओ, चलिए, आसमान से बातें करना उदाहरण क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, निश्चित होना, असंभव कार्य करना, युद्ध भूमि से भाग जाना और हार मान लेना। साथियों यहाँ पर देखोगे आप लोग, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, असंभव कार्य करना, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो भाई, दांतों तले अंगुली दबाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताओ, चलिए यहाँ पर सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? दांतों तले अंगुली दबाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आश्चर्य प्रकट करना, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भाई ये भी नहीं पता है, और ध्यान दें एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, पूछा जाता है पेपर में। और भाई बीएड एंट्रेंस एग्जाम एक प्रवेश परीक्षा है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ध्यान रखें, हिंदी वर्णमाला में अगर स्वरों की बात करें 11 होते हैं, व्यंजन की बात करें 33 होते हैं, वर्णों की संख्या यदि आपसे पूछे तब आपको होगी सर 52, ठीक है, याद रखें बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ए उ इया और अ, बताओ इसमें जो है आपका स्वर कौन सा नहीं है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर जो है आपका इसमें स्वर कौन सा नहीं है? आपको होगी सर इया जो है ये आपका स्वर नहीं है, बल्कि क्या है, अनुनासिक वर्ड के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देख लो, निम्न में से कौन जो है ट वर्ग नहीं है? बताओ, ट वर्ग के अंतर्गत इसमें से जो है कौन सा नहीं आता है? सभी लोग बताएं, बताएं भाई, ट वर्ग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता?
आपको अगर सर यहाँ पर घ जो दिया है ये आपका क वर्ग के अंतर्गत आता है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? छाप दो सभी लोग अपना आंसर, बताओ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? बहुत भीषण गर्मी है, मानना पड़ेगा भाई। चलिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? चलिए भाई प्रयास करिएगा। सही आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा? आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन जो दिया है ये राइट आंसर हो जाएगा, 33 होती है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है, स्वर की संख्या 11 होती है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर के अंतर्गत आएगा, बताएं। चलिए, पश्च स्वर जो है इसमें से आपका कौन सा है? बताइए भाई, प्रयास करिए आप लोग, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आ हो गया आपका बड़ा, ऊ हो गया छोटा, ऊ हो गया, ये दोस्तों आपके क्या है, पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी मुख के पश्च भाग से जो उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पश्च वर्ड बोलते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से यहाँ पर आपसे पूछता है अयोगवाह कौन सा है? अयोगवाह कर लीजिएगा, बताएं। अयोगवाह जो है यहाँ पर सवाल आपसे पूछता है महाप्राण, अल्पप्राण, विसर्ग और यहाँ पर दिया आपका संयुक्त व्यंजन। चलिए, आप सभी को पता है दोस्तों अयोगवाह के अंतर्गत आप कौन कौन से आते हैं? अंग और अ। ठीक है, ये आपका विसर्ग होता है। आप कहोगे सर विसर्ग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, बताओ। सब लोग आंसर करो भाई, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? आंसर देने का प्रयास करो। चलिए भाई, पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस पीडीएफ को तैयार किया जाता है, क्लास को रिकॉर्ड किया जाता है इतनी भीषण गर्मी में। आप लोग इस सेशन को ज़रूर अटेंड करें और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं भाई, पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र आप लोग उठाकर ज़रूर देखें। और वैसे भी हमने चैनल पर जो सब कुछ करवा ही दिया है, जो पिछले वर्ष का पेपर है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? आप कहोगे सर च वर्ग के अंतर्गत आएगा, च छ ज झ। तालव्य हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, तालव्य व्यंजन इसमें से आपका कौन सा है, बताओ। चलिए, तालव्य व्यंजन आपका इसमें से कौन सा है? सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, ट ठ ड ढ ड ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? मूर्धा से उच्चारित होगा। प फ ब भ म ये आपका दोस्तों ओष्ठ से होगा। च छ ज है ये आपका किससे होगा? तालु से होगा। और त थ द ध न ये आपका किससे होगा? दंत से होगा। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, च छ ज झ ये। अगला सवाल, य र अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, बताओ। सभी लोग बताओ भाई, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। य र अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर जो भी साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल राइट है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा, सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, बताएं। अनुनासिक व्यंजन जो है कौन से होते हैं? प्रयास करें भाई फटाफट आंसर देने का आप लोग। अनुनासिक व्यंजन दोस्तों आपके कौन से होते हैं? ध्यान रखें, आपका जो है वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है ये आपका अनुनासिक के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है कितनी होती है, बताएं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9, 11, 14 और 8। सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। आप कहोगे सर स्वरों की संख्या होती है 11, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देख लो, कंठोष्ठ ध्वनि कौन सा है इसमें से, बताओ। चलिए, कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाला इसमें से वर्ड आपका कौन सा है, बताओ। चलिए, कंठ ओष्ठ ध्वनि जो है कौन सी है? यहाँ पर दोस्तों देखोगे आप, जो और लिखा गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और की जगह आप र काट लीजिए इसको, ठीक है, औ कर लीजिए, ठीक है। ये आपका जो है जैसे ओ हो गया, अ हो गया, ये आपका जो है कंठोष्ठ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट। अगला सवाल, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है, बताएं। चलिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? सभी लोग आंसर छाप दो भाई, फटाफट आंसर दो, चलिएगा, बताएं। साथियों, इस क्वेश्चन में ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपके सामने, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार का ध्वनि है, बताएं। चलिए, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? चलिए प्रयास करें, सभी लोग बताएं भाई।
दोस्तों ल जो है एक आपका पार्श्विक के अंतर्गत आता है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सवाल जो है ल जो दिया है कई बार पूछा गया पेपर में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पार्श्विक के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल देखो, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर चयन करना है आपको। बताइए उन्नति कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, बताएं। चलिए भाई, उन्नति कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, सभी लोग आंसर कर दो इस सवाल के लिए। यहाँ पर जो भी साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल राइट है, उन्नति होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट। अगला सवाल, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। इसमें बताइए दुर्गम के स्थान पर क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आंसर करें। और ये लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। यहाँ पर दोस्तों देखो कि दुर्गम जो लिखा गया ये गलत लिखा गया, दुर्गम होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यह रास्ता दुर्गम है, बी ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताएं कि आपने इन 60 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, और ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता भी सेशन को जरूर लाइक करें, हमारा भी मनोबल बढ़ाएं आप लोग, और इसी तरीके से आप लोग बने रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं डेली आप लोग 2 प्रैक्टिस सेट लगाओ रीजनिंग के जरूर, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप सभी जानते हैं। इसलिए मेहनत के साथ आप लोग जरूर पढ़ो। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ाई करते रहो आप लोग, सोना कम कर दो, ठीक है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।